नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको ऊष्मागतिकी जो आपकी बुक है उसे पढ़ा रहा हूँ और अपने चौथी यूनिट ऊष्मागतिकी संबंध पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपने जो कल टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक था रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। ठीक है, रुदोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये अपना आज का टॉपिक है। तो देखिए, अपने अब तक जो पढ़ चुके हैं वो अपने इसका डायग्राम वगैरह कंप्लीट बात कर चुके हैं, फॉर्मूले वगैरह भी अपने इसके लिख चुके हैं। उसके अंदर अपने बस इतनी बात आज जरूरत पड़ेगी। एक तो पी को अपने लिखेंगे -b से और v को लिखेंगे अपने i से। अपने प्रतिस्थापित करना है तो P को तो करना है -b से और V को करना है I से। I का मतलब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। मैक्सवेल की समीकरण लगाते हैं अपने यहाँ। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण की बात करते हैं, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण से। तो उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल पहली और चौथी जो है वो माइनस की होती है, बाकी दोनों बीच की जो समीकरण है वो किसकी है, प्लस की है। एस के बाद में पी आता है और फिर क्या आता है, एस आता है। और इसी तरीके से दो बार वी आने के बाद में क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ डेल पी बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, डेल एस बनेगा। जो उसके बाद में मैंने आपको बताया था नीचे से शुरू करते हैं, तो इसके नीचे जो नीचे से शुरू करते हुए अपने ऊपर बढ़ रहे थे, या ऊपर से जब अपने आ रहे होते हैं, जैसे पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी और चौथी, तो अपने नीचे वाला जो लिखा होता है उसे सबसे ऊपर लिखा जाता है, फिर अपने इसे लिखा जाता है और फिर अपने इसे और फिर इसे लिखा जाता है। जो यानी यहाँ लिखा हुआ है वो अपने क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा टी को और आगे लिखा जाएगा वी को। तो यहाँ तो आएगा टी और यहाँ आ जाएगा वी। यहाँ तो v बन जाएगा और इस साइड क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो ये बन जाएगी डेल टी अपॉन डेल पी, एस बाहर है, डेल v अपॉन डेल एस। आगे बढ़ते हैं अपने और इसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे t से। ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, t से करते हैं। t से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये क्या बनी, ये बनी डेल टी अपॉन डेल पी एस, और इसे साथ लिख देंगे तो ये बनेगा टी डेल वी अपॉन डेल क्यू और पी। अपने जो डेल क्यू लिखा है, क्यों लिखा है, आपको पता है कि जो टी डेल एस है वो किसके इक्वल होता है, डेल क्यू के इक्वल होता है। क्यों होता है, ये होता है अपने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का जो गणितीय रूप एंट्रोपी के रूप में लिखा था, वहाँ से टी डेल एस को अपने क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने जो प्रतिस्थापन वगैरह है उसे करते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन वगैरह किससे करना है और कैसे करना है। P को -b से करना है और V को किससे कर देना है, I से कर देना है। अगर अपने ऐसा प्रतिस्थापन यहाँ करेंगे तो ये आएगा डेल T और P की जगह B, S की जगह कौन आएगा, S ही रहेगा, T की जगह T आएगा और V की जगह कौन आ जाएगा, I आ जाएगा, और डेल Q अपनी जगह रहेगा और क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। यानी समीकरण जो है अपनी वो बन जाएगी डेल टी अपॉन डेल बी। एस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस का टी डेल आई अपॉन डेल क्यू, और पी की जगह बी आएगा, पी की जगह क्या आएगा, बी आएगा। देखो मैं आपको प्रतिस्थापित कैसे किया ये बता देता हूँ। ये जो पी है, ये पी है, इसकी जगह लिखा गया है माइनस का बी। क्या लिखा गया है, माइनस का बी लिखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस पी की जगह लिखा गया है माइनस का बी, और ये जो पी है इसकी जगह सीधा b लिखा गया है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट b को रखना है। तो कांस्टेंट किसे रखना है, ये प्लस माइनस नहीं, सीधा b लिख दिया और s लिख दिया। पर ये जो b है इसकी जगह क्या लिखा है अपने, ये जो p है इसकी जगह लिखा है माइनस का b, और वो माइनस इस साइड आएगा तो ये बनेगा माइनस का टी डेल आई अपॉन डेल क्यू। v की जगह सीधा सीधा क्या लिख दिया है, अपने i लिख दिया है। अब देखिए अपने श्रृंखलन का जो गुण है उसे यहाँ भी काम में लेते हैं और लिखते हैं डेल टी अपॉन डेल बी। एस नियतांक के रूप में बाहर है, माइनस का टी, और श्रृंखलन का गुण लगा देते हैं डेल आई अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू, और क्या है बाहर, बी लिखा हुआ है। इसे लिख सकता हूँ मैं डेल टी अपॉन डेल बी, और ये लिखा हुआ है एस और माइनस का टी, और इसे लिख देता हूँ डेल आई बटा डेल
टी, और इसके भाग में बी कांस्टेंट है, इसके भाग में लिखा गया है डेल क्यू अपॉन डेल टी और बी। देखना ये जो टर्म है इसे उल्टा करके लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये इसके भाग के रूप में है, तो इसके भाग के रूप में ही मैंने लिख दिया है, इसलिए इस टर्म को अपने क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, नीचे की ओर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं जो जिसे अपने उल्टा किया है उसी समीकरण की बात कर लेते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी की। ये अपने स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। ये क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल क्यू अपॉन डेल टी जो है ये अपने स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा को लिखा जाता है सी बी से। किससे लिखा जाता है? सी बी से लिखा जाता है। ये एकांक द्रव्यमान के लिए और एकांक आयतन के लिए लिखी गई है। ध्यान रखना इस बात का कि ये जो समीकरण अपने लिखी है ये एकांक द्रव्यमान के लिए लिखी हुई है। एकांक द्रव्यमान m जो है उसे अपने क्या लिख दिया है, द्रव्यमान को एकांक लिख दिया है, तो एक आ जाएगा इसकी जगह, और एकांक आयतन की जगह अगर लिखेंगे तो v की जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल रो अपन डी जो अपने फॉर्मूला लिखते हैं ना उससे अपने इसे लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, तो ये क्या बन गया, डी सी बी। यहाँ डी जो लिखा गया है, डी क्या है, ये डी घनत्व है। डी क्या है, घनत्व है। डी जो यहाँ पर लिख दिया अपने, डी की इसको लिखा है अपने, घनत्व को लिखा है, तो ये बन गया डी सी बी। क्या लिख दिया अपने इसे, डी सी बी लिख दिया। ये जो मान है इसे अपने क्या करते हैं, जो अपने समीकरण लिखी गई इस समीकरण के अंदर रख देते हैं, तो ये बन जाता है, यहाँ रख देता हूँ मैं इसे, तो ये बन जाता है डेल टी अपॉन डेल बी, और बाहर लिखा गया है एस को माइनस का टी अपॉन डी सी बी, डी सी बी, और ये आ जाता है डेल आई अपॉन डेल टी, और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसे देख करके लिखा है, ये माइनस का टी है, डेल आई अपॉन डेल टी है, बी बाहर है, और 1/dc/b लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये मान किसका है, dc/b का, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, 1/dc/b लिख दिया है। दूसरा, यहाँ से आप लोग एक बात और देखोगे कि अगर आप लोग d को नहीं लिखना चाहते तो d मत लिखो, क्योंकि ये आगे आने वाले कॉन्स्टेंट के अंदर चला जाएगा, परंतु d यहाँ पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन के लिए लिखा गया है, और d क्या है यहाँ पर, घनत्व। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की। तो क्यूरी का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग अपने चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे लिखा जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति को लिखा जाता है काई से। किससे लिखा जाता है? काई से लिखा जाता है। और क्यूरी का नियम बोलता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परमताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमताप यहाँ पर कितना है, कैपिटल टी है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। परमताप टी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये निशान हटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती का, तो नियतांक आएगा क्या, c। तो काई इक्वल बनता है c अपॉन टी, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है μ0I अपॉन बी के। किसके बराबर, μ0I अपॉन बी के बराबर होता है। 12वीं क्लास में जो आपने चुंबकन वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ आप लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी है। तो काई इक्वल c अपॉन टी, और किसके इक्वल, μ0I अपॉन बी के बराबर। यहाँ से आप लोग i का मान ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, i का मान ज्ञात कर सकते हो। तो i का मान ज्ञात करें, ऊपर आएगा b c, और भाग में आता है μ0t। क्या आता है, i इक्वल बी सी अपॉन μ0t, ये बनता है। आगे आप लोग देखोगे कि आपको तो किसका मान चाहिए, यहाँ देखो आपको चाहिए डेल आई अपॉन डेल टी का मान। किसका मान, डेल आई अपॉन डेल टी का मान, और b क्या होना चाहिए, वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। तो b को कांस्टेंट रखते हुए इस समीकरण का आपने क्या कर देते हैं, t के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं। ध्यान रखना, किसे कांस्टेंट रखते हुए, b को कांस्टेंट रखते हुए t के सापेक्ष क्या करना है, आपको आंशिक अवकलन करना है। तो यही काम ये हम यहाँ पर लागू कर देते हैं। डेल आई अपॉन क्या लिख देते हैं, अपने डेल टी लिख देते हैं, आंशिक अवकलन कर दिया है। b को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, तो b कांस्टेंट है, c पहले से ही कांस्टेंट है, μ0 भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। t का करें तो माइनस का 1/t² बनता है। क्या बनता है, माइनस का 1/t²। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, मान आ जाता है किसका, डेल आई अपॉन डेल टी और b का। इसे अपने समीकरण के अंदर रख देते हैं।
समीकरण में अपने अगर ये मान रख देंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल टी अपॉन डेल बी, डेल है डेल टी अपॉन डेल बी, एस क्या है कांस्टेंट, बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस का टी अपॉन डी सी बी लिखा गया है, क्या लिखा गया है डी सी बी, और साथ में क्या आ जाएगा ये मान आ जाएगा, तो माइनस और माइनस तो किसका प्लस का, साथ में बी सी और अपॉन में म्यू ज़ीरो, और साथ में क्या आएगा टी की स्क्वायर आएगी, तो ये आएगा टी बी सी अपॉन डी सी बी म्यू ज़ीरो और टी स्क्वायर। ये टी जो है इससे ये टी क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है, तो ये देखिए क्या बनता है, ये बनता है डेल टी अपॉन डेल बी, एस कांस्टेंट के रूप में लिखा गया है, और ये बनता है बी सी म्यू ज़ीरो डी सी बी और टी, क्या बनता है बी सी म्यू ज़ीरो डी सी बी और टी। इसके अंदर जो ये लिखा गया है सी और म्यू ज़ीरो डी, जो लिखा गया है सी और म्यू ज़ीरो डी, इसे अपने क्या करते हैं एक नियतांक मान लेते हैं, वो नियतांक क्या है ए है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है सी अपॉन म्यू ज़ीरो डी, इसे क्या मान लेते हैं एक नियतांक मान लेते हैं, इसे क्या मान लिया अपने एक नियतांक मान लिया सी अपॉन म्यू ज़ीरो डी। यहाँ एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखोगे कि ये जो अपने ए माना है, ए माना है किसे माना है सी अपॉन म्यू ज़ीरो डी को माना है, इसे अपने एक नियतांक मान लिया है। तो ये जो ए अपने लिखा हुआ है, एक तो ये ए और एक जो सी है, ये दोनों ही नियतांक है, और दोनों ही कौन से नियतांक है, दोनों के दोनों क्यूरी नियतांक है। ए और सी, यहाँ ए और सी जो आए हैं दोनों के दोनों क्या है नियतांक है, और दोनों के दोनों कौन से नियतांक है, दोनों के दोनों जो है वो क्यूरी नियतांक है, दोनों क्यूरी नियतांक है। पर फर्क किसका है दोनों के अंदर फर्क है इनके मात्रक और विमा का, यानी दोनों ए और सी दोनों क्या है क्यूरी नियतांक है। फर्क किसका है इनमें, फर्क है इनमें इनके नियत, जो इनका मात्रक लिखेंगे उस मात्रक का क्या आएगा फर्क आएगा। अपने आगे फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले के अंदर अपने क्या करेंगे एक सूत्र आएगा, उस सूत्र में क्या होगा ए के जो मात्रक है वो निकालने की सिचुएशन बनेगी, तो वहाँ से इसका मात्रक भी अपने ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले अपने इसे सोल्व करते हैं। देखिए आगे ये बनता है डेल टी अपॉन डेल बी, और एस बार लिखा हुआ है, ए लिख दो, बी लिख दो, सी बी लिख दो और टी लिख दो। क्या लिख दिया ए बी सी बी और टी। देखिए आगे लिखते हैं अपने इसे टी डेल टी, क्या लिख दिया टी को इस साइड लिया, ये बन गया टी डेल टी ए बी, या ए को यहाँ रखता हूँ मैं और लिखता हूँ बी डेल बी। क्या लिख दिया टी डेल टी ए बटा सी बी बी डेल बी, ठीक है। इस रूप में मैंने क्या कर दिया इसे लिख दिया है, ऊपर जो समीकरण लिखी गई है इसी को इस रूप में लिख दिया है। एक बात यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि ए जो है ए का मात्रक अपने कहाँ से लेकर के आएंगे, तो ए का मात्रक आपको बता देता हूँ मैं। क्यूरी नियतांक जो है आगे का बाद में करेंगे, पहले सीधा नियतांक, ये जो पार्ट है इसे मैं नियतांक की ओर ले जा रहा हूँ। देखना ये क्या लिखा गया है टी लिखा गया है, टी का मतलब यहाँ क्या आएगा केल्विन आएगा, डेल टी लिखा गया मतलब यहाँ क्या आएगा मतलब यहाँ केल्विन आएगा। ये क्या है ए, यहाँ क्या लिखा गया है बी लिखा गया है मतलब टेस्ला आएगा, और यहाँ क्या लिखा गया है बी लिखा गया है मतलब क्या आएगा टेस्ला आएगा। साथ में नीचे क्या लिखा गया है सी बी लिखा गया है, क्या लिखा गया है सी बी। आप लोग जानते हो सी बी लिखने का मतलब क्या है, सी बी लिखने का मतलब है विशिष्ट ऊष्मा। सी बी क्या है विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा का जब भी फॉर्मूला लिखते हो तो डेल क्यू अपॉन डेल टी लिखते हो, परंतु इसके अंदर आपको ये पता होता है कि साथ में कौन आता है द्रव्यमान जो है वो आता है। तो क्यू के लिए तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ जूल लिख दोगे, क्या लिख दोगे जूल लिख दोगे। जो बाद में जो टर्म आने वाली है वो कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो द्रव्यमान के लिए आप लोग क्या लिख दोगे केजी लिख दोगे, और जो ये टी है इसके लिए आप लोग क्या लिख दोगे केल्विन लिख दोगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है, एक के से के क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है, और अपने इसका क्या बना लेते हैं मात्रक बना लेते हैं। देखिए ए का मात्रक यहाँ से क्या बनेगा, तो ए का मात्रक देखिए एक तो ए के बराबर लिखना है तो ये आ जाएगा के और जे, और अपॉन में के जी और टी की के जी और टी की
स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? kg और t की स्क्वायर आ जाएगी। तो ये क्या बन जाता है? a का मात्रक बन जाता है, यानी a जो है अपना किसके बराबर है? जूल केल्विन बटा kg टेस्ला स्क्वायर के बराबर है। ये जो लिखा गया है ये क्या है? जूल है। ऊपर जो लिखा गया है जूल और केल्विन है, और अपॉन में जो लिखा गया है वो क्या है? किलोग्राम और टेस्ला स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? इसका मात्रक बनता है। इसका मात्रक जूल केल्विन प्रति किलोग्राम और टेस्ला स्क्वायर बनता है। ये क्या है? अपने क्यूरी नियतांक ए जो लिखा गया है, इस क्यूरी नियतांक ए का मात्रक है। इसे आप लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। मात्रक याद कर लेना, बुक में अलग से इसे सोल्व करके दिखाया गया है। हो सकता है आपसे 1-1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आए उसके अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्यूरी नियतांक ए होता है जो किसके बराबर है? जो अपना C/μ0d के बराबर है, उसका मात्रक लिखिए या विमा लिखिए। मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, विमा भी निकाल लेना आप लोग यहाँ से। तो अगर मात्रक आपसे पूछा जाए, ये मात्रक आप लोग इसका याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। यहाँ तक सोल्व करने के बाद भी अपने मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? वो बदल रहा है T1 से लेकर के T2 तक। और जब अपने विचुंबकन करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाते हैं? विचुंबकन की सिचुएशन की बात कर रहे हैं अभी। टेम्परेचर T1 से कितना? T2 T डेल T। और विचुंबकन की बात है तो चुंबकीय क्षेत्र B से अचानक कितना? 0। तो A/CB B और डेल B। ठीक है, आगे इसे सोल्व आप लोग कर सकते हो, तो कुछ बचा ही नहीं है। समाकलन करना है इसका, तो इसका समाकलन क्या होगा? यहाँ से देख सकते हो आप लोग। अगर t की बात करेंगे अपनी तो t²/2 होगा इसका तो समाकलन, परंतु आगे वाले का भी जब आप लोग समाकलन करोगे तो b²/2 बनेगा। ठीक है, यानी इसका जब आप लोग समाकलन करोगे तो ये बनेगा t²/2। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक, T1 से T2 तक t की स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं a और CB की। a और CB तो क्या है? नियतांक है। b का समाकलन करेंगे तो क्या होगा? b²/2 होगा। ठीक है, b का समाकलन क्या होगा? b²/2 होगा। 1 + 1 ऊपर आएगा, n+1, और ऊपर जो लिखा गया उसे नीचे लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है? b से 0 तक करना है। ठीक है, आगे देखिए, ये बनेगा T2²/2 माइनस का T1²/2 और किसके इक्वल? A/CB के इक्वल। और इसमें भी क्या आएगा? 0 और माइनस का b²/2। और पूरी लाइन से चलो एक लाइन और लिख देता हूँ। T²/2 माइनस T1²/2 और माइनस का A/CB और b²/2। पूरी लाइन से 2 हट जाएगा तो ये बनेगा T2² माइनस T1² और क्या बनेगा? माइनस का AB²/CB। AB²/CB बनता है। ठीक है, आगे अपने T1² को आगे ले जाते हैं। T1² को आगे ले जाएंगे, प्लस का बनेगा T1² माइनस का ये बना AB²/CB। क्या बनता है? T² = T1² माइनस का AB²/CB। आगे आप लोग देखोगे तो आगे क्या किया गया है? इसमें आगे T1² को कॉमन लिया गया है। अगर T1² को आप लोग कॉमन लेते हो तो यहाँ बचता है 1 माइनस AB²CB और अपॉन में T1²। क्या बनेगा? T2² = T1², 1 माइनस AB²/CB T1²। अब आपको क्या करना है? T2 का मान ज्ञात करना है। तो T2 का मान देखिए क्या आएगा? T2 का मान आएगा T1 T2 = T1² की ये √ के इसका, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगी और आगे वाली जो टर्म है उस पर क्या लग जाएगा? √ लग जाएगा। तो 1 माइनस AB² T1² और इसकी पावर 1/2। तो ये अपने पास में इसका रिजल्ट बन जाता है। T2 = T1 और अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा
1 माइनस ए बी स्क्वायर बटा सी बी और T1 की स्क्वायर, और ये जो लास्ट में लिखा गया है इसका क्या आता है, पावर 1/2 आती है। 1/2 पावर के साथ में इसे अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सूत्र बनाए इसके अंदर आप लोग देख सकते हो जितना अधिक अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है या जितना कम अपने क्या होता है प्रारंभिक ताप होता है रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा उतना अधिक क्या होता है, शीतलन होता है। दो बातें, एक तो जितना अधिक क्या होगा, जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा या जितना कम क्या होगा प्रारंभिक ताप होगा। जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा या जितना कम प्रारंभिक ताप होगा रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा उतना अधिक क्या होगा, शीतलन होगा। ठीक है, तो जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा या जितना कम प्रारंभिक ताप होगा रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसके बाद भी बुक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आपको ए जो है उसका मात्रक और विमा बताई गई है। मात्रक बताया गया है, ए का मात्रक जो अपने पहले निकाल चुके हैं, वो जो अपने बीच में सूत्र आया था, ये जो सूत्र है इससे आप लोग क्या कर सकते हो, जो ए है ए का मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ के द्वारा भी इसे समझाया गया है कि ग्राफ के द्वारा अपने इसे कैसे समझा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने वो ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ के अंदर अपने S और T के मध्य ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका। जो S और T है एंट्रोपी और जो ताप है उसके मध्य ग्राफ बनाया गया है और ग्राफ के द्वारा भी इस बात को समझाया गया है। देखो अपने इस तरफ एंट्रोपी S है और इस ओर ताप T है। सबसे पहले जो ग्राफ बनाया गया है उसमें एक तो लाइन अपने इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है और एक लाइन जो है वो नीचे की ओर आ रही है और दो अलग अलग ताप पर इसे बनाया गया है। एक तो ताप T1 है और एक जो ताप है वो क्या है, T2 है। ये प्रारंभिक मान है इसका जो बिल्कुल समान है। ठीक है, प्रारंभिक मान बिल्कुल समान है इसका। और ये टेम्परेचर T1 और T2 बनाए गए हैं और सबसे पहले ऊपर S1 और S2 को दर्शाया गया है। तो इसके अंदर अपने दो पॉइंट बताए गए हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, Q है। इसे मैं लिख देता हूँ R। ये जो पॉइंट है इसे क्या लिख देता हूँ मैं, R लिख देता हूँ। तो इस ग्राफ के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो बिल्कुल अपना पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, प्रारंभिक अवस्था को निरूपित कर रहा है। प्रारंभिक अवस्था कौन सी, प्रारंभिक अवस्था उस प्रारंभिक अवस्था को निरूपित कर रहा है जो क्या है, समतापीय रूप से इसे जब चुंबकित किया जाता है। यानी ये P जो है ये उस अवस्था को व्यक्त कर रहा है जो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में ये कौन सी अवस्था में है, प्रतिचुंबकीय अवस्था में है। और उसके बाद में इसे क्या किया जाता है, समतापीय रूप से चुंबकित किया जाता है। जब इसे समतापीय रूप से क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है, तो चुंबकित करके इसे पहुंचाया जाता है अवस्था Q में। ठीक है, ताप जो है वो समान रखते हुए ये समतापीय अवस्था इसकी P से इसे कहाँ लाया जाता है, Q अवस्था तक लाया जाता है। देखिए इसी लाइन के ऊपर इसे इस पॉइंट से कहाँ लाए गए, Q पॉइंट पर लाए गए और समतापीय अवस्था के रूप में लाए गए। T1 जो है उसे क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। और ये कौन सी अवस्था है इसकी, प्रतिचुंबकीय अवस्था है। प्रारंभ में जब इसे चुंबकित नहीं किया गया था। ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये वो अवस्था है जब इसे क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है। चुंबकित करने के बाद में इसे फिर से क्या किया जाता है, विचुंबकित किया जाता है। तो रुद्धोष्म विचुंबकन की अवस्था कैसे प्राप्त की गई, एंट्रोपी को नियत रखकर क्या किया गया, रुद्धोष्म विचुंबकन की अवस्था R प्राप्त की गई है। रुद्धोष्म विचुंबकन की जो अवस्था है वो कैसे प्राप्त की गई है, एंट्रोपी को नियत रखते हुए प्राप्त की गई है। इसे नियत रखना भी, जब भी आप बनाओ ना इसे नियत सीधी लाइन बनाते हुए आप लोग इसे इस साइड मिला देना और बता देना कि एंट्रोपी को नियत रखते हुए। देखिए ये एंट्रोपी S1 से S2 हो गई और
फिर Q पर पहुंचने के बाद में क्या किया जाता है, पहले तो P से Q तक इसे पहुंचाया जाता है, P से Q तक पहुंचाया जाता है जब इसे चुंबकित किया जाता है, और Q से इसे कौन सी अवस्था में लाया जाता है, Q से इसे R अवस्था तक लाया जाता है। R अवस्था इसकी कौन सी अवस्था है, Q से R जो अवस्था, इसे रुद्धोष्म विचुंबकन की अवस्था कहते हैं। ये कौन सी अवस्था है इसकी, रुद्धोष्म विचुंबकन की अवस्था है। आपको पता है रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। एंट्रोपी जो है उसे क्या रखा गया है, नियत रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में रुद्धोष्म है, ठीक है। तो इसका क्या किया गया, रुद्धोष्म विचुंबकन किया गया और इसे Q से R तक लाया गया। तो आप लोग देख सकते हो जब इसे Q से R तक लाया जाता है तो टेम्परेचर जो है वो T1 से कितना हो गया है, T2 हो गया है। T1 टेम्परेचर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, इस और T1 टेम्परेचर है, और जो ये साइड है यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2 है, ठीक है। फिर से मैं आपको सारी बात बता देता हूँ कि इसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, P है। P पर ये कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में है, जो इसकी प्रतिचुंबकीय अवस्था है उस कंडीशन में ये आपके पास में है। जो P पॉइंट है, P पॉइंट के बाद में इसे क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है। इसे चुंबकित करके कौन सी अवस्था तक लाया जाता है, Q अवस्था तक लाया जाता है। ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये इसकी समतापीय अवस्था है। समतापीय अवस्था कैसे है, आप लोग इस लाइन को देख सकते हो, ये लाइन बिल्कुल एक सीध में बनी हुई है। T1 जो अपना टेम्परेचर है उसी लाइन पर ये खींची गई है। तो ये इसकी कौन सी अवस्था है, ये इसकी समतापीय अवस्था है। तो समतापीय अवस्था से इसे Q अवस्था तक लाया गया। यहाँ पर लाने के बाद में टेम्परेचर को सेम रखा है, यहाँ पर लाने के बाद में इसका क्या किया गया, इसका रुद्धोष्म विचुंबकन किया गया। ये जो लाइन है ये किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है रुद्धोष्म विचुंबकन। Q से R तक किसका क्या किया गया, रुद्धोष्म विचुंबकन किया गया, और एंट्रोपी को क्या रखा गया है, नियत रखा गया। एंट्रोपी को नियत रखा गया। तो ग्राफ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि Q से R तक जब ये आता है तो टेम्परेचर T1 से कितना हो जाता है, T2 हो जाता है, जिससे अपने को पता चलता है कि जो अपना रुद्धोष्म विचुंबकन जो प्रक्रम होता है उसके अंदर अपने एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक था जिसके अंदर अपने दर्शाया है कि रुद्धोष्म विचुंबकन के अंदर अपने क्या किया गया, एंट्रोपी को रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा अपने क्या किया गया, शीतलन किया गया, ठीक है। इसके बाद में अपने कुछ एक न्यूमेरिकल जो दिए गए हैं इसके अंदर उन्हें सोल्व करेंगे, वो अपने नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको इसके एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। वो अपने न्यूमेरिकल कम, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बोल सकते हो आप लोग। इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगर आपके पास में बुक है तो एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि गैस के रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात जो है सिद्ध करना दिया गया है आपको क्वेश्चन में, कि जो आपका ES और EV है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ये, एक तो ये रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक है, एक तो ES है और एक ET दिया गया है, ET दिया गया है, और इस पर आपको बोला गया है कि CP/CV जो है उसका अनुपात किसके बराबर है, गामा के बराबर है। ये आपको इसमें सिद्ध करना दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे अपने कल सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। देखिए ये जो अपने यूनिट पढ़ रहे हैं इसके अंदर केवल 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक इसमें बताए गए। शुरुआत के अंदर तो बताया गया है उष्मागतिक विभव, उष्मागतिक विभव या फलन अपने पढ़े हैं। उष्मागतिक विभव या फलन पढ़ने के बाद में इसके अंदर आता है मैक्सवेल के संबंध, थोड़ा जल्दी देखना इससे। इसके बाद में तीसरा जो है, तीसरे के अंदर अपने अनुप्रयोग किए हैं, इसके 3-4 अनुप्रयोग दिए गए, उन्हें किया गया। फिर अपने बिल्कुल लास्ट में इसमें क्या किया है, रुद्धोष्म विचुंबकन जो अपना टॉपिक है इसे सोल्व किया है। तो एक तो रुद्धोष्म विचुंबकन आ जाता है इसमें, एक मैक्सवेल के जो समीकरण है उसके अनुप्रयोग आ गए, मैक्सवेल के संबंध आ गए, और एक इसके अंदर अपने उष्मागतिक विभव आ जाता है। और बिल्कुल शुरुआत के अंदर इसमें बताया गया है जो अपने मात्रा स्वतंत्र चर वगैरह होता है ना, मात्रात्मक या मात्रा स्वतंत्र चरों के बारे में बताया गया। यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखना, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ। यहाँ तक इन 5 टॉपिक में अपनी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। परंतु 5 टॉपिक जो है इसके अंदर आपके यूनिट के दोनों पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के रूप में जो यूनिट अपने पढ़ते हैं वो दोनों पार्ट इन 5 टॉपिक के अंदर है। तो इसके बाद में 3-4 न्यूमेरिकल दिए गए, उनमें से 1-2 मैं आपको करवा दूँगा, कुछ आप लोग कर लेना। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, ये अपने कल सॉल्व करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल जो है इन्हें भी एग्जाम में पूछा गया है, और 2-3 बार तो इन्हें 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ये जो मैक्सवेल के संबंध है, यहाँ पर 3 संबंध दिए गए,
ये जो है 3 अंक के आपसे पूछे गए हैं। तो ये 3 अंक के, और जो ये ऊर्ध्वश्रम विचुम्बकन है ये 5 अंक का, और जो फलन है ये 5 अंक का, ये 5 अंक का पूछा गया है। और अनुप्रयोग जो है 3 जो दिए गए वो आपसे 3 नंबर